Rahim. My name is Dr. Fakhriyat. You are watching our YouTube channel Medicos Fever. We are starting the USMLE videos. Now we have to discuss about the renal system physiology. It's part 2. You have to discuss about the part 1. But in this lecture we will discuss about the nephron transport physiology. अब नेफ्रॉन ट्रांसपोर्ट फिजियोलॉजी में जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसी तरह थिक असेंडिंग लिम्ब और इसी तरह से डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन द कलेक्टिंग डक्ट, और इसके बाद आ जाता है इसके जो डिफेक्ट्स हैं जिसमें फांकोनी सिंड्रोम हम डिस्कस करेंगे, बार्टा सिंड्रोम, गिटलमैन सिंड्रोम, लिडल सिंड्रोम एंड सिंड्रोम ऑफ अपेरेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्सेस। अब नॉर्मल मैकेनिज्म में हो क्या होता है? दिस इज द यूरिन area of the luminal surface. This is the basolateral membrane surface area of the blood surface area. अब मेनली होता क्या है, अब यहाँ पे सोडियम यानी कि फिल्टर होके आता है, ग्लूकोज आता है, अमाइनो एसिड आता है। अब यहाँ पे सोडियम के साथ ग्लूकोज की को ट्रांसपोर्ट होती है, यहाँ पे सोडियम के साथ ग्लूकोज की को ट्रांसपोर्ट होगी, देन सोडियम के साथ अमाइनो एसिड की भी होगी। लेकिन जो कॉन्ट्रा ट्रांसपोर्ट होगी यानी कि जो डिफरेंट ट्रांसपोर्ट होगी वो सोडियम के हाइड्रोजन के साथ होगी। दिस इज द कंट्रा ट्रांसपोर्ट। अब मेनली होता क्या है, अब यहाँ पे बेजोलेटरल पे सोडियम पोटेशियम एटीपीएज पंप होता है। अब यहाँ से जो सोडियम है वो मेनली क्या होता है, बेजोलेटरल मेम्ब्रेन पे आ जाता है, 3 सोडियम आउटवर्ड 2 पोटेशियम इनवर्ड, जिसकी वजह से यहाँ पे जो सोडियम है वो इस तरह से इंटर होता है। अब सोडियम इंटर हुआ तो उसके साथ क्या होता है, ग्लूकोज की एंट्री होती है, अमाइनो एसिड की एंट्री होती है, इस तरह से एंट्री होती है। अब यहाँ पे भी सोडियम की एंट्री है लेकिन हाइड्रोजन की कॉन्ट्रा ट्रांसपोर्ट है, यानी कि हाइड्रोजन एक्सक्रीट आउट होगा। अब यहाँ पे सोडियम के साथ बाइकार्बोनेट भी आया हुआ था ना, तो यहाँ पे जो बाइकार्बोनेट है वो मेनली क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ मिलता है, H2CO3 बनाता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। देन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये डिसॉल्व हो जाती है, यानी कि लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती है, देन द बाइकार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन होती है। तो बाइकार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन यहाँ इस प्रोसेस से हो रही है, ये प्रॉपर एक प्रोसेस हो रहा है बाइकार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन। इसी तरह से दैट उसने सब बताया होगा थ्योरी में कि अर्ली पीसीटी में मेनली क्या होता है, ब्रश बॉर्डर होते हैं और सबकी एब्जॉर्प्शन होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, फॉस्फेट की एक्सक्रीशन होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द एक्सक्रीशन ऑफ द फॉस्फेट। अब यहाँ पे पैराथायराइड हार्मोन है, वो पीसीटी पे क्या करेगा, जो को ट्रांसपोर्टर है सोडियम फॉस्फेट यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो वहां आके एक्ट करेगा और फॉस्फेट को एक्सक्रीट आउट करा देगा थ्रू द यूरिन। ये यूरिन वाली वो है ल्यूमिनल सरफेस है, जिसकी वजह से फॉस्फेट एक्सक्रीट आउट हो सकेगा थ्रू द पीटीएच। अब हम इसका जो डिफरेंस देखेंगे वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी पीटीएच काम कर रहा है लेकिन यहाँ पे ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करा रहा है, तो यहाँ पे फॉस्फेट की एक्सक्रीशन होगी और यहाँ पे हम देखेंगे कैल्शियम की यानी कि एब्जॉर्प्शन करा रहा है। अब उसके बाद आता है थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये पैसिवली रीअब्सॉर्ब H2O, और इसके मेनली जो इंपॉर्टेंट है वो मेक यूरिन हेपरटॉन। अब यहाँ पे क्या होता है, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड, यहाँ पे देखें 2 सोडियम भी पॉजिटिव 1 है, पोटेशियम भी पॉजिटिव 1 है, ये 2 क्लोराइड है। अब यहाँ पे भी इसी तरह होता है, 3 सोडियम इनवर्ट जाते हैं और इसकी वजह से इनफ्लक्स की वजह से सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड ट्रांसपोर्टर ये प्रॉपर ये यूरिन से ब्लड की तरफ आ जाता है, ये सारा सोडियम भी गया, पोटेशियम भी गया और क्लोराइड भी। तो इसके नतीजे में मैग्नीशियम एंड क्लोरीन की क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। अब अगर हमने लूप डायूरेटिक्स दे दिए कि एडीमा हो गया कहीं, तो हम चाहते हैं कि सोडियम के साथ वाटर भी एक्सक्रीट आउट हो सके, वो हम आगे डिस्कस करेंगे इन द फार्माकोलॉजी, बट आई वांट टू डिस्कस विद यू इज अ लिटिल बिट लूप डायूरेटिक्स। अब हमें अगर लूप डायूरेटिक्स दिए तो ये सोडियम पोटेशियम और 2 क्लोराइड ये तो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, तो जो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम है ये कहाँ जाएंगे, ये भी एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। तो लूप डायूरेटिक्स ये क्या कर सकते हैं, कैल्शियम जाके और मैग्नीशियम जाके किडनी स्टोन बना सकते हैं, तो लूप डायूरेटिक्स कैन कॉज द फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन। लेकिन अगर आपने उसको पहले ही किडनी स्टोन है तो आपने लूप डायूरेटिक नहीं देनी, दैट इज द कंट्राइंडिकेटेड। लूप डायूरेटिक्स इज द कंट्राइंडिकेटेड इन द किडनी स्टोन, क्योंकि आपने उसके किडनी स्टोन ही बना देने, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आ जाता है डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। In the case of the distal convoluted tubule, I will be discussed with you is the यहाँ पे क्या होता है, सोडियम एंड क्लोराइड
की क्या होती है, को ट्रांसपोर्ट होती है। इसी तरह यहाँ पे भी सोडियम 3 सोडियम आउटवर्ड एंड 2 पोटेशियम इनवर्ड, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सोडियम और क्लोराइड की ट्रांसपोर्ट। अब ये जो पीटीएच है ये क्या करता है, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन कराता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे ये कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, और ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्या करेगा, एक्सक्रीशन कराएगा फास्फेट की, इनके फास्फेट एक्सक्रीट आउट हो गए और कैल्शियम ब्लड में चला जाएगा। अब उसके बाद आ जाए कलेक्टिंग डक्ट सिस्टम। कलेक्टिंग डक्ट सिस्टम में दो किस्म के सेल्स होते हैं, दीज आर द प्रिंसिपल सेल्स एंड अदर आर द अल्फा इंटरकलेटेड एंड द बीटा इंटरकलेटेड। अब जो प्रिंसिपल सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये मेनली इन्वॉल्व होते हैं कि वाटर की एब्जॉर्प्शन कराते हैं और सोडियम की भी एब्जॉर्प्शन, और पोटाशियम की क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं, पोटाशियम की सिक्रीशन। और हम आगे डिस्कस करेंगे पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स क्या होते हैं, जिसमें हम मजीद डिस्कस करेंगे। अब अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स और बीटा इंटरकलेटेड सेल्स का क्या फंक्शन है, अब यहाँ पे देखें, आई वांट टू डिस्कस विद यू इज द अल्फा इंटरकलेटेड एंड द बीटा इंटरकलेटेड सेल्स। अब जो अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स है ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन की सिक्रीशन करा रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन को सिक्रीट आउट करा रहे हैं। और ये जो बीटा इंटरकलेटेड सेल हैं ये बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन करा रहे हैं ल्यूमन में ना। तो दीज आर इन्वॉल्व इन द एसिडोसिस एंड द अल्कलोसिस, एसिडोसिस एंड द अल्कलोसिस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कि भाई जो अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स हैं और जो बीटा इंटरकलेटेड सेल हैं ये एसिडोसिस और अल्कलोसिस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अब जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में हम देख रहे हैं कि रीअब्सॉर्ब सोडियम इन एक्सचेंज ऑफ सेक्रेटिंग पोटाशियम और हाइड्रोजन रेगुलेटेड बाय एल्डोस्टेरोन। यहाँ पे एक एमसीक्यूज है कि एल्डोस्टेरोन की वजह से क्या हो रहा है कि सोडियम रीअब्सॉर्ब हो रहा है और पोटाशियम क्या हो रहा है, सेक्रीट आउट हो रहा है। इसी तरह से इन द प्रिंसिपल सेल्स, अब जो प्रिंसिपल सेल्स हैं इसमें पोटाशियम की क्या कंडक्टेंस है। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है अल्फा इंटरकलेटेड सेल और बीटा इंटरकलेटेड सेल। अल्फा इंटरकलेटेड में क्या होगा, जो सिक्रीशन है वो किसकी हो रही है, हाइड्रोजन की सिक्रीशन हो रही है, और पोटाशियम की क्या हो रही है, हाइड्रोजन की सिक्रीशन, और ये जो बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन है वो बीटा इंटरकलेटेड सेल। दैट वी ऑल डिस्कस अबाउट द नेफ्रॉन ट्रांसपोर्ट फिजियोलॉजी। in the next we will discuss about the renal tubular defects or the order by the Fanconi Begg-Gales। अब यहाँ पे आपने इंपॉर्टेंट Begg-Gales, अब यहाँ पे Fanconi जो कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यहाँ पे देखें आप। उसके बाद BA से बार्टर सिंड्रोम, दैट इज इन द कलेक्टिंग डक्ट। इसके बाद गाइटलमैन सिंड्रोम, दिस इज ऑन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड द लिडल सिंड्रोम आर द सेम, दिस इज द मेनली इन द कलेक्टिंग डक्ट। अब इनमें जो सब में है फेनकोनी सिंड्रोम ऐसा है जिसमें क्या होती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है। बाकी सारे जो सिंड्रोम हैं उनमें मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगी, यहाँ पे भी, और गील्टमैन में भी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगी, यहाँ पे भी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, यहाँ पे भी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। तो ओनली इन द फेनकोनी सिंड्रोम मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। अब यहाँ पे होता क्या है, अब रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती पीसीटी में। अगर हम देखें पीसीटी में, अगर यहाँ पे किसी भी चीज की, आई वांट टू डिस्कस विद यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हम दोबारा दिखा देता हूँ। अगर पीसीटी पे किसी भी चीज की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो सोडियम, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, बाइकार्बोनेट, सारे फास्फेट सारे एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। जब एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, फास्फेट भी एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, तो मेनली क्या होगा, सारे के सारे ऑल सब्सटेंसेस जो होंगे वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्रोथ रिटार्डेशन। अब क्या होगा, अब फास्फेट भी रिमूव हो गया। जब फास्फेट रिमूव होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो बॉडी में जो बोन है वो ब्लड में फास्फेट डालना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हड्डियां हैं वो क्या होता है, रिकेट्स या ऑस्टियोपेनिया हो जाता है, हाइपोफॉस्फेटेमिया की वजह से ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है। अब इसकी जो काज है, इनमें हेरिडिटरी डिफेक्ट है, जिसमें विल्सन डिजीज है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है, और इसी तरह सिस्प्लास्टिन, कुछ ड्रग्स हैं ऐसी हैं या नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग हैं जो कि फेनकोनी सिंड्रोम काज कर सकती है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द सिस्प्लाटिन। अब ये प्लाटिनियम प्लाटिन से है, और ये हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने फार्माकोलॉजी पढ़ी है तो ये सिस्प्लाटिन है, ये क्या है, मेनली जो एंटी कैंसर ड्रग है उसमें फेनकोनी सिंड्रोम होता है, सिस्प्लाटिन।
and lead poisoning the most important. उसके बाद है barter. अब जो barter है ये किस में है? Mainly involved in that of the area of the collecting ये जो है loop of the Henle. अब मेनली इन द थिक असेंडिंग लूप ऑफ द हेनले और इसके साथ साथ हाइपरकैल्सीयूरिया और डिफरेंट किस्म की, और गिटलमैन सिंड्रोम भी यही है. ये सारे ऑटोसोमल रिसेसिव हैं, लेकिन ये जो लिडल सिंड्रोम है दिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट. अब इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो लिडल सिंड्रोम है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, लिडल सिंड्रोम. अब उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है वो सिंड्रोम ऑफ अपेरेंट मिनरलोकार्टिकाइड एक्सेस, यानी कि मिनरलोकार्टिकाइड की एक्सेस होगी, जैसे कार्टिसोल है. अब कार्टिसोल जब की एक्सेस होगी, मेनली होता क्या है यहाँ पे 11B हाइड्रोक्सी स्टीराइड डिहाइड्रोजिनेज, ये जो 11B हाइड्रोक्सी स्टीराइड डिहाइड्रोजिनेज है इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है. जब इसकी एक्टिविटी कम होगी तो मेनली क्या होता है, जो कॉर्टिसोल है वो कॉर्टिसोल में नहीं कन्वर्ट होगा, और कॉर्टिसोल जो है मेनली क्या करता है, इंक्रीज हो जाता है. अब कॉर्टिसोल इंक्रीज हो जाएगा तो मेनली दिस कैन लीड टू द मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, हाइपोकैलेमिया सीरम, और ये सेम है कॉर्टिसोल ट्राई टू बी द सेम एज द एल्डोस्टेरॉन, उसी तरह एल्डोस्टेरॉन की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है. अब इसमें है ट्रीटमेंट है पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक. अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था ना वो है फेनकोनी सिंड्रोम, और फेनकोनी सिंड्रोम में भी वो चीज कि इसके जो ड्रग्स हैं जिस तरह आइफोस्फेमाइड है या सिस्प्लाटिन है या लेड पॉइजनिंग है, दैट कैन लीड टू द फेनकोनी सिंड्रोम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स इन द फेनकोनी सिंड्रोम. और इसमें ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है. दैट वी ऑल डिस्कस. एंड थैंक यू सो मच. जज़ाकल्लाह. अल्लाह हाफिज. And please like and subscribe our channel Medicos Fever, and remember us in your prayers. In the next lecture we will discuss about the Renin-Angiotensin system. In the third lecture of the physiology, this is the most important lecture, and thank you so much. Allah Hafiz.